कृषि कानून के वो कौन से विवाद थे जो मोदी सरकार की तपस्या फेल हो गई। अब जब ये कानून वापस लेने का फैसला हो ही गया है तो अब इन कानूनों के उन पहलुओं पर भी नज़र डाल ली जाए जिनको लेकर बवाल काटा जा रहा था। साथियों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत में लाइक शेयर करना ना भूलें। साथियों, मोदी सरकार ने शुक्रवार यानी 19 नवंबर 2021 को एक बड़ा फैसला लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिन कानूनों को लेकर किसानों के बीच और सरकार के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। एक साल से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान डटे हुए थे और सड़कें बंद थी। अब उस विवादित चैप्टर को ही खत्म करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन किया और आते ही अपनी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। किसानों का जो वर्ग इन कानूनों का विरोध कर रहा था वो झूम उठा। विपक्ष भी इसे अपनी जीत बताने लगा तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी इसे पीएम का बड़प्पन बताने लगी। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह, राजनीति भी होती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों मोदी सरकार की तपस्या कामयाब नहीं हुई। पीएम की माने तो वे और उनकी सरकार किसानों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाए, लेकिन असल में प्रदर्शन कर रहे किसानों के पास कई कारण थे जिस वजह से वे इन कृषि कानूनों का पुरजोर रूप से विरोध कर रहे थे। अब जब ये कानून वापस लेने का फैसला हो ही गया है तो अब इन कानूनों के उन पहलुओं पर भी हम नज़र डाल लें जिनको लेकर बवाल काटा जा रहा था। साथियों, पिछले साल 16 सितंबर को लोकसभा से तीनों कृषि विधेयक पास कर दिए गए थे। इसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा ने भी उन्हें पारित कर दिया था। उसके बाद जैसे ही देश में कई जगह पर छिटपुट प्रदर्शन होने लगे थे, पंजाब में तो ज़्यादा ही गर्मागर्मी देखने को मिली थी, तब तक किसान सड़कों पर नहीं आए थे, लेकिन विरोध के सुर सुनाई देने लगे थे। जिन 3 कानूनों को सरकार लेकर आई थी वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ये जो कानून है, सरकार ने सिर्फ इसमें इतना कहा था कि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए सिर्फ मंडियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, वह मंडी से बाहर भी अपनी फसल को ऊंचे दामों में बेच सकते थे। सरकार तर्क दे रही थी कि ऐसा होने से किसानों के लिए ज़्यादा विकल्प खुल जाएंगे और उनकी मंडियों पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार ने इस बात की भी उम्मीद जताई थी कि ऐसा होने से निजी खरीदारों द्वारा किसानों को और ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा। अब सरकार ने ज़रूर इस कानून को इस नज़रिए से किसानों के सामने प्रोजेक्ट किया, लेकिन उनकी तपस्या प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फेल कर दी। इस कानून को लेकर किसानों का साफ कहना था कि ऐसा होने पर एपीएमसी मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी, निजी खरीदारों के पास ज़्यादा ताकत होगी और वो अपनी इच्छा अनुसार अपने दाम पर फसल खरीद सकेंगे। सरकार ने हर मौके पर किसानों को इस दाव को नकारा, लेकिन ये विवाद सुलझने के बजाय उलझता गया। किसान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक बाज़ार की परिकल्पना उन्हें फ़ायदा देगी। उनकी नज़रों में इस कानून के लागू होते ही बिना किसी पंजीकरण के भी बड़े प्राइवेट प्लेयर मैदान में कूद पड़ेंगे और किसानों की फसल को बिना किसी नियम के खरीद बेच सकेंगे। कानून के इसी पहलू ने किसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे निजी खरीदारों की कठपुतली बन जाएंगे और उनकी फसल को उचित दाम तो दूर, उनका उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कृषि कानून की, जो था किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। इसका सारा केंद्र कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर रहा। सबसे आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो ये कानून कहता है कि आपकी ज़मीन को एक निश्चित राशि पर कुछ समय के लिए किसी ठेकेदार या कह लीजिए किसी पूंजीपति को दे दिया जाएगा और फिर वो अपने हिसाब से फसल को उत्पादन भी करेगा और बाद में उसे बेचेगा भी। इस कानून में बताया गया है कि किसानों और उस ठेकेदार के बीच एक समझौता किया जा सकेगा जिससे भविष्य में एक तय दाम में फसल को बेचा जा सके। सरकार ने तर्क दिया था कि ऐसा होते ही किसानों को अपनी फसल का ज़्यादा मूल्य मिलेगा। कानून में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जिन किसानों की ज़मीन 5 हेक्टेयर से कम है उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा दिया जाएगा, लेकिन किसानों ने केंद्र सरकार के इस कानून को भी सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा एक भी पहलू नहीं रहा जहां पर किसान और सरकार की सोच मैच कर गई हो। अगर सरकार को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेती का भविष्य नज़र आ रहा था तो किसान इसे सिर्फ और सिर्फ अपने उत्पीड़न के तौर पर देख रहा था। उनका तर्क था कि ऐसा समझौता हमेशा ज़मीन खरीदने वाले ठेकेदार या पूंजीपति की ज़्यादा बात मानी जाती है। समझौते के दौरान भी किसानों को ज़्यादा कुछ कहने का या बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा। किसानों के ये भी कहना था कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए उन किसानों को चुनेगी जिनसे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ऐसे में छोटे किसान पीछे रह जाएंगे और उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथियों, यही किसानों ने
इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर इस समझौते के बीच कभी विवाद की स्थिति आती है तो ऐसे में जीत हमेशा पूंजीपति की ही हो जाएगी, क्योंकि वो महंगे से महंगा वकील ला सकता है लेकिन किसान बेसहारा रह जाएगा। ऐसे में सरकार ने चाहे इसे एक दूरदृष्टि वाला कानून बताया हो, लेकिन किसानों ने उनके इन दावों में विश्वास नहीं जताया और पीएम की तपस्या फेल हो गई। तीसरा और अंतिम कृषि कानून ये था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसमें सरकार यही सोचकर इसे लाई थी कि खेती में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। सोचा ये था कि आलू, प्याज, खाद्य तेल, तिलहन और कुछ अन्य कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि आप अपने मन मुताबिक इन कृषि उत्पादों का स्टॉक कर पाएंगे। सिर्फ युद्ध और आपातकाल जैसी स्थिति में ही सरकार हस्तक्षेप करेगी। लेकिन किसानों को सरकार का ये तर्क भी रास नहीं आया। यह कहकर इसका विरोध कर दिया गया कि ऐसा कानून आते ही असाधारण परिस्थितियों में वस्तुओं के दाम ज़बरदस्त बढ़ते जाएंगे। किसानों का यह भी कहना था कि इस कानून की वजह से बड़ी कंपनियां आने वाले समय में उन्हें अपने मन मुताबिक रेट पर बेचने पर मजबूर कर सकती हैं। एक किसान वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि इस कानून के आने से जमाखोरी और बढ़ जाएगी और सरकार को ही इस बात का पता नहीं रहेगा कि कहाँ कितना अनाज स्टॉक के रूप में रखा हुआ है। साथियों, अब इस पूरे विवाद का सारांश यही है कि किसान ये मान बैठे थे कि इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से सिर्फ खेती का निजीकरण किया जा रहा है। उन्हें इस बात का भी खतरा लगने लगा था कि सरकार मंडियों को भी समाप्त कर देगी और डर तो ये भी था कि उन्हें अपनी फसल पर MSP नहीं मिल पाएगी। इस कारण क्योंकि इन सभी आशंकाओं को मोदी सरकार दूर नहीं कर पाई, किसानों से बातचीत भी सफल नहीं रही। ऐसे में उनकी ये तपस्या भी अधूरी रह गई।